तो गाइज साइंस एंड टेक के इस कोर्स का ये हमारा फिफ्थ लेक्चर रहने वाला है। ये आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है और ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। ओके, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जो नए स्टूडेंट्स हैं। और इस चैप्टर का, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर का, इसमें अभी हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज अभी हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के, और इसका भी ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है जो अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल पे। आप एक बार देख लीजिएगा। ये हमारा सेकंड लेक्चर रहने वाला है इसी चैप्टर का। तो चैप्टर कौन सा है भैया? चैप्टर जैसा सभी को पता है ना। तो ये +2 क्लास की आपकी जो बायोलॉजी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 हम कवर कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी महत्वपूर्ण नहीं है, वो छोड़ दो, ठीक है, राइट, भाग जाओ इधर से। अदरवाइज जिनको पढ़ना है वो एकदम पढ़ो। उन्हें पता चलेगा कि यूपीएससी हर साल 2-3 क्वेश्चन इसी एक चैप्टर से ही पूछता है। और पिछले कई सालों में तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, जो हमने पिछले लेक्चर में अभी पढ़ लिया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आप कैसे करते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है, राइट। और ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए क्लोनिंग आप कैसे करेंगे, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। हमने बताया था कि ये फ्री फ्लोटिंग आपके जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी सेल में, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर का काम करते हैं जो ओरिजिनल जीन को, राइट, किसी एक ओरिजिनल जीन को कैरी करने का काम करते हैं। ये एक वेक्टर का काम करते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। रिकम्बिनेंट डीएनए हमने पढ़ा था क्या होता है। जब आप दो डीएनए को कंबाइन करके एक डीएनए बनाते हो तीसरा, राइट, लैब में, तो उसे आप कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। 2 डीएनए के फीचर्स मिला के आपने एक तीसरा डीएनए बना दिया। ओके, तो हमने फिर पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, जो कि आपके डीएनए के पार्ट्स को कट करने का काम करते हैं, राइट। दे एक्ट एज ए सीजर फॉर कटिंग द डीएनए पार्ट्स। फिर हमने पढ़ा था कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, राइट। वो हमने बताया कि भैया वो कुछ फ्री फ्लोटिंग आपके जीन होते हैं जो सेल्स में पाए जाते हैं, है ना। और ये वेक्टर्स का काम करते हैं जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ये हम अभी फास्ट रिवाइज कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। प्लाज्मिड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था कि डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है, लाइगेज एंजाइम का, कि भैया अगर आपने जीन एडिटिंग करनी है तो जब आप एक डीएनए को काटोगे, उसके एक किसी पार्ट को काटोगे, वहां पे आप नया पार्ट भी तो आपने चिपकाना है। तो चिपकाने वाला काम कौन करेगा? डीएनए का लाइगेज एंजाइम। काटने का काम करेगा आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब आते हैं सर टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने पढ़ना क्या है? बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं? हमने बनाना है एक नया डीएनए, एक नया जीन क्रिएट करना है, राइट। कैसे? कि किन्हीं दो स्पीशीज के जो अलग अलग डीएनए हैं उनके फीचर्स को हमने कंबाइन करना है। क्यों? क्योंकि भैया ताकि हमारा जो नया जीन बने उसमें कुछ ऐसे फीचर हो जो कि हम चाहते हैं उसमें ऐड हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा डीएनए बनाना चाहते हो जो कि ह्यूमंस में कैंसर के सेल्स को मार दे, तो आपको वैसा जीन बनाने के लिए, राइट, कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसा प्राणी ढूंढना पड़ेगा जिसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में वो सारी बातें ऑलरेडी एडिड हो। वहां से आप वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकाल के ह्यूमन जीन में डाल दोगे, राइट। फिर आप बीमारियां वगैरह सबसे टैकल कर सकते हो। तो ऐसी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है हम वो कर रहे हैं, और उसको करने के लिए आपको जो टूल चाहिए ये हमने अभी तक पढ़ लिए हैं कि क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले आपको चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या काम करेंगे भैया? ये काटने का काम करेंगे, राइट। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये जीन के पार्ट्स को काटने का काम करेंगे, सीजर्स का काम करेंगे। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। ओके, तो फिर हमने बताया कि भैया आपको एक पॉलीमरेज एंजाइम्स भी चाहिए। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेंगे सर? ये आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाने का काम करेंगे, राइट। जो भी आपने नया डीएनए क्रिएट किया है, उस नए क्रिएटेड डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए होता है, वो होगा पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। उसका रेप्लिकेशन वो करेगा, फास्ट नए आगे जीन प्रोड्यूस होंगे उसी तरीके के। फिर आपको लाइगेज एंजाइम मैंने बताया कि ये चिपकाने का काम करेंगे। वेक्टर्स मैंने आपको बताया, ओके। और फिर, राइट,
तो होस्ट ऑर्गेनिज्म भी इसके लिए ज़रूरी है कि ठीक है, आपने जो अब नया जो जीन बना दिया है, आपको किसी एक ऑर्गेनिज्म में भी तो वो डालना पड़ेगा, ठीक है? वहीं तो वो जीन सर्वाइव करेगा, वहीं पे रेप्लिकेट करेगा, ठीक है? वहाँ से आप और कॉपीज उसकी क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है कि दीज आर एसेंशियल फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आते हैं सर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को और ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ते हैं, एक प्रोसेस समझते हैं कि कैसे आप एक रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकते हो। देखो हुआ क्या था कि 1963 के आसपास, जो कि आपने बिल्कुल ईयर याद नहीं रखनी है, स्टोरी याद रखो कि क्या हुआ कि जो हमने पढ़ा था कि ई कोली बैक्टीरिया, राइट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया ई कोली बैक्टीरिया, जो कि नॉर्मली आपके पशुओं और इंसानों की इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट होते हैं बैक्टीरिया, खाना पचाने में ये मदद करते हैं। तो ई कोली बैक्टीरिया पे एक रिसर्च हुई और पाया गया कि इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, राइट? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं भैया, आपके डीएनए के पार्ट्स को ये काटने का बार बार काम करते हैं। तो ऐसा ही जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया वो था हिंद-2। याद रहता है तो रख लो, क्योंकि यूजुअली यूपीएससी ना सही तो जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंद-2 यूजुअली seen in news is related to which of the following। तो ये आपका एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ऐसा ही डीएनए के को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में काटने वाला ये एंजाइम है। सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हिंद-2 एंजाइम आपका वो डिस्कवर किया गया था, राइट? और आज तक हम ऐसे 900 से ज्यादा अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम डिस्कवर कर चुके हैं, राइट? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मैं फिर से बता रहा हूँ कि काम क्या होता है, ये सिंपली आपके डीएनए के पार्ट्स को काटेंगे, राइट? वहां से सीजर का काम करेंगे, किसी एक पार्ट को काट देंगे ताकि वहां पे नया पार्ट ऐड किया जा सके, ओके? तो दिस इज ऑल अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट? और एक ऐसा ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ई कोली बैक्टीरिया से एक निकाला गया वो था इकोरी, राइट? याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो, ओके? ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सर आपके जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। बेसिकली जहां जहां न्यूक्लियस की बात आ रही है ना, न्यूक्लियस, वहां समझ लेना कि कहीं ना कहीं जीन और डीएनए की बात हो रही है, ये वर्ड वहीं पे यूज होता है, न्यूक्लियस, राइट? तो जो आपका एक्सोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ आपका जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जो आपका जो जीन है वो सिर्फ उस जीन के एंड से, उस जीन के लास्ट में जो आपके न्यूक्लियोटाइड है सिर्फ उनको रिमूव करेगा, ठीक है? तो एक्सोन्यूक्लियस, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है, एक्सो मतलब बाहर, तो जो बाहर के हिस्से हैं आपके जीन के, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द होल जीन्स जेनेटिक सीक्वेंस, तो ये क्या करेगा, आपका एक्सोन्यूक्लियस इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर सकता है, लास्ट के पार्ट को, एंड के पार्ट को रिमूव कर सकता है, अंदर के पार्ट्स को ये रिमूव नहीं कर सकता है। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस है आपका, ये अंदर के पार्ट्स को भी रिमूव करेगा, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, राइट? इस जीन के यहाँ बीच में से ये किसी एक पार्ट को कट कर सकता है, दैट इज योर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो यहाँ पे आपका जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो ज्यादा कारगर होता है जीन एडिटिंग में। क्यों? क्योंकि भैया जीन की एडिटिंग जरूरी नहीं है आप लास्ट के पार्ट में ही करो, आपको बीच से भी काटना पड़ सकता है आपको अपना जीन, जहाँ पे आप नई इंफॉर्मेशन ऐड कर सके, राइट? तो ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज। अब ये काटते कैसे हैं? अब ऐसा थोड़ी ना है कि भैया हाँ आपने एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम भेज दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भेज दिया और उन्होंने डीएनए को हर कहीं से काट दिया, नहीं सर, आप एक स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भेजोगे, राइट? जिसमें कि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग, इन एंजाइम्स की भी ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, इन्हें पता है कि मतलब अलग अलग एंजाइम, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग जगह से आपके जीन को काटने का काम करेंगे। इन्हें पता है कि मुझे कहाँ से, कौन से पोर्शन से आपके जीन को काटना है, राइट? तो इनमें अलग से प्रोग्रामिंग होती है, अलग अलग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ये डिफरेंट स्पेसीज से आपके जीन को काटेंगे, ठीक है? तो इनमें एक अलग से कैपेसिटी होती है कि ये जीन के उस पोर्शन को रिकॉग्नाइज कर सके जहां को जिसको काटने के लिए ये डेजिग्नेट किए गए हैं, राइट? तो ईच रिस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक, ये रिकॉग्नाइज करेंगे किसी एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियस सीक्वेंस को, जहां से कि ये उस डीएनए को फिर काट देंगे। ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होती है? ये डीएनए में एक ऐसी सीक्वेंस होती है, जैसे यहाँ देखिए आप GAATTC, बेसिकली ये ATCG क्या होता है, डीएनए में अलग अलग बेस पेयर होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। डीएनए में क्या होता है कि एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनिन और आपका जो साइटोसिन, राइट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के 4 अलग अलग टाइप के बेस पेयर्स होते हैं। ये हमने इनको नाम दे के रखे हुए हैं, इन्हें नहीं पता है कि भैया हमारे नाम एडेनिन है, हमारे नाम थाइमिन है। ये हमने बेसिकली रिकॉग्निशन के लिए इन्हें ये नाम दे के रखे होते हैं। अब जीन में आपने देखा होगा कैसे होते हैं, ये सिर्फ ये स्ट्रैंड्स नहीं होती है, इसमें बीच में बेस पेयर्स भी होते हैं, ठीक है। इनको टच करवाया जाता है, इसमें बीच में बेस पेयर्स होते हैं, और ये बेस पेयर्स 4 टाइप के होते हैं, एडेनाइन टाइप के, थाइमिन टाइप के, गुआनिन टाइप के और साइटोसिन टाइप के एक डीएनए में। अब आपके जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, आपने याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, समझने के लिए। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है यूजुअली? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कुछ ऐसी होती है, राइट। जैसे आपका मलयालम हो गया, इसको अगर आप लास्ट से पढ़ोगे तो भी मलयालम ही होगा, है ना। और अगर आप इसको फर्स्ट से पढ़ोगे तो भी ये मलयालम ही आएगा। इसे आप कहेंगे पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। लेकिन डीएनए के रेफरेंस में आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसी होती है कि अगर आप ऊपर वाला बेस पेयर पढ़ोगे तो भी ये GAATTC होना चाहिए, और अगर आप नीचे वाला बेस पेयर पढ़ोगे तो भी ये आपका लास्ट से फ्रंट की ओर GAATTC होना चाहिए। ये हुआ आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जहां जहां ऐसी सीक्वेंस बनेगी वहां से ही आपका ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जीन को काटेगा, तो हर कहीं से नहीं काटेगा ये। जहां इसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिखेगी वहां से ये उस जीन को काट देगा, राइट। अब अगर आपने, राइट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम कर दिया, राइट, इसने इसने इस सीक्वेंस को यहां से काट दिया, बचा आपके पास ये वाला पोर्शन। एक दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, राइट, इस दूसरे जीन को, ब्लैक वाले जीन को यहां से नीचे वाला पोर्शन काट दिया, बचा आपके पास ये ऊपर वाला पोर्शन। अब आप इन दोनों को जब मिला दोगे तो आपके पास एक ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आएगी, राइट, एक ऐसा जीन निकलेगा। इसे ही हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए, इसे ही हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए, राइट। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रोल आपने पढ़ लिया है ना, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होती है ये हमने पढ़ लिया, राइट। तो इसमें डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, राइट, बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पैलिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये काटते कैसे हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। एक और बात आपने याद रखनी है, जब आपका जीन यहाँ पे ये कट कर दिया गया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, इसने ऊपर का बेस पेयर यहाँ काट दिया, ठीक है, बचा आपके पास ये। अब जो ये CTTAA करके जो बेस पेयर आपके पास यहाँ पे बचे, काटने के बाद ना इसमें एक स्टिकी सा पदार्थ आ जाता है, ठीक है, एक स्टिकी सा पदार्थ आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अलग से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये पहले बाइंड किए हुए थे, राइट। ये हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स के थ्रू पहले से ये बाइंड अप हुए थे, तो इसमें बीच में एक स्टिकी सा पदार्थ निकलता है। जैसे अगर आप पेड़ से छिलका निकालेंगे तो उसमें भी स्टिकी पदार्थ निकलेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी एक स्टिकी पदार्थ निकलता है, और इसी स्टिकी एंड की मदद से आप ये नया जीन इसमें फिर इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो इसमें एक हेल्प जरूर मिलती है, नए जीन को इसमें बाइंड करने में हेल्प मिलती है इस स्टिकी पदार्थ के थ्रू। दूसरा हेल्पिंग मटेरियल मैंने आपको बता दिया, लाइगेज एंजाइम। जो डीएनए का लाइगेज एंजाइम है, इसका काम ही यही है कि दो जीन्स को आप चिपकाओ, ठीक है। जब भी आप एडिटिंग कर रहे हो तो दो जीन्स को ये चिपकाने का काम करेगा। साथ में इसमें थोड़ा हेल्प वो स्टिकी पदार्थ भी कर लेता है, राइट। जो स्टिकी एंड्स है वो भी इसमें थोड़ा हेल्पफुल रहते हैं। तो ये इसका कुछ हमने अभी तक फैक्टर पढ़ लिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। ये हमने बता दिया आपको कि भैया रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, राइट। दो जीन्स को जब आप मिला लोगे तो आपका जो डीएनए निकलेगा वो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए होगा। जैसे यहाँ पे एक प्रोसेस बताया हुआ है, राइट, कि भैया जो आपका प्लाज्मिड डीएनए है, जो जब आप, एक और बात याद रखना, अगर आप चाहते हो कि एक जो आपके पास जीन है, फॉर एग्जांपल ये एक जेनेटिक सीक्वेंस है, ओ नो, ये क्या, सेविंग द फाइल, 1 second guys, 1 second. ओके,
I have saved this file mistakenly. एक second guys, please bear with me. One second guys. Okay, one second. ओके यस नाउ कि एक बात आपने याद रखनी है, जो भी आपका वेक्टर डीएनए है, अगर आपको कोई एक ऐसी जीन चाहिए, राइट, जब आपने अगर कोई रिकम्बिनेंट जीन बनाना है, तो आपको हमेशा उन दोनों जेनेटिक मटेरियल्स को एक सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही काटना पड़ेगा। क्यों ऐसा होना चाहिए सर कि अगर आप इसमें कोई नया, जैसे यहाँ पे ये कट किया हुआ है, अगर आप इसमें कोई नया जेनेटिक मटेरियल डाल रहे हो तो वो इसमें फिट भी तो बैठना चाहिए। ठीक है, अब मैंने बताया हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है, इनमें एक अलग से रिकॉग्निशन की कैपेसिटी होती है, ये अपने अपने हिसाब से रिकॉग्नाइज करेंगे कि मुझे इतना बड़ा पार्ट काटना है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिसमैच हो जाए, तो इसलिए आपको दोनों जीन्स को, जैसे यहाँ पे बताया है ये ब्लू वाला जीन, यहाँ पे बताया है ये रेड वाला डीएनए, तो आपको इन दोनों डीएनए को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना होगा, तभी ये फिट बैठ पाएगा बाद में। जो ये वाला पोर्शन यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ देखिए ये जो ब्लू वाला पोर्शन यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, तभी आपका ये इंस्टॉल हो पाएगा, राइट। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। बाकी यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने बता दिया कि ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, राइट। अब एक और बात, जब आपने एक ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए सर बना दिया, राइट, अगर आपने ऐसा कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो अब देखो डीएनए की बात हम कर रहे हैं नैनो स्केल पे हम बात कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पीस होते हैं ये डीएनए के। आप सेपरेट कैसे करोगे? मान लो अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने ये वाला पोर्शन यहाँ पे काट भी दिया, पर इसको आप सेपरेट कैसे करोगे? हाथ से थोड़ी ना करोगे, उंगली थोड़ी ना पहुंचेगी यहाँ पे। सेपरेट करने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी का यूज आपको करना पड़ेगा, उसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखना है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक कार्ट टी सेल कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है। ये जो है आपका जो राइट, जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं, इनको किल करने के लिए एक जेनेटिक इंजीनियरिंग थेरेपी डिवाइस की गई है, उसमें भी आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की टेक्नोलॉजी का यूज होता है, राइट। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी का यूज किस लिए होता है? जो आपके डीएनए के कट किए जा चुके जो फ्रेगमेंट्स हैं, राइट, उनको सेपरेट करने के लिए आप ये टेक्नोलॉजी यूज करते हो, राइट। इसमें क्या होता है कि आपका एक जेल यूज किया जाएगा। बेसिकली जेल क्या होता है? एक मीडियम है, उस मीडियम में आप अपना जो भी आपने डीएनए को कट डाउन किया है, उस डीएनए को आप उसमें रख देंगे, उस मीडियम में रख देंगे, और फिर वहां उसमें आप एनोड डाल दोगे। एनोड और कैथोड नाम के दो, आपको पता है, इलेक्ट्रोड्स आप उसमें डाल दोगे, राइट। फिर उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सप्लाई करोगे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ये काम करता है सर कि जो आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स कट किए हुए हैं, ये जो छोटा फ्रेगमेंट आपने छोटू डीएनए कट किया है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, रेस्ट ऑफ डीएनए पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, सिर्फ ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, राइट। ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए फ्रेगमेंट होता है, और ये फ्रेगमेंट क्या करेगा? नेगेटिवली चार्ज्ड होने की वजह से ये एनोड की तरफ, ये पॉजिटिव जो आपका इलेक्ट्रोड होगा, एनोड की तरफ ये खुद को पुश करने की कोशिश करेगा। जितना छोटा आपका डीएनए फ्रेगमेंट होगा, उतना दूर, मतलब उतना पास ये एनोड के पास आता जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी का आपको पता चल गया। ओके, तो इसमें जो मैंने आपको बात बताई कि भैया एक मीडियम में, एक जेल में रख देंगे, उस जेल को आज के दौर में जो वाइडली यूज होता है वो वाला जेल, वो मीडियम, उसे एगरोस नाम का ये जेल है, ठीक है। इसको बेसिकली सीवीड्स से निकाला जाता है, एगरोस। तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये भी बन गया कि सीवीड्स का यूज आप किन किन चीजों में कर सकते हो? जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर सकते हो, बिल्कुल सर, आप एगरोस निकालोगे और जेनेटिक इंजीनियरिंग में बिल्कुल सीवीड्स का यूज होता है। ओके, तो एगरोस जेल का हमने बात कर ली, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर ली, ये आपके नोट्स में होने चाहिए। नेक्स्ट, कि आपका जो सेपरेटेड डीएनए फ्रीक्वेंसी, नई बात कि
हम जब ये सारी काम कर रहे हैं, जब ये इतने सारे काम कर रहे हैं, तो अब हमें देखना भी तो पड़ेगा कि भैया हाँ ठीक है, ये हमारा जीन है, ठीक है, यहाँ से ये डीएनए का फ्रेगमेंट आ रहा है, ठीक है, इन सारी चीजों को हमें देखना भी पड़ेगा। और देख रहे हैं हम नैनो स्केल की बात कर रहे हैं सर, नैनो स्केल में नंगी आंखों से तो हम देख नहीं सकते। और साथ में सर एक बड़ी बात ये भी है कि विजिबल लाइट रेंज में आप डीएनए को नहीं देख सकते, सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज के अंडर ही आप किसी डीएनए को विजुअलाइज कर सकते हो। ये वही अल्ट्रावायलेट रेज हैं जिनको कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो अगर आप डीएनए को अल्ट्रावायलेट रेज अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन के साथ एक्सपोज करोगे तभी आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। और साथ में अगर आपको इसे देखना है तो एक मटेरियल यूज होता है इथिडियम ब्रोमाइड। तो इथिडियम ब्रोमाइड के साथ अगर आप इस कंपाउंड के साथ इसको स्टेन करोगे, इसकी स्टेनिंग करोगे, मतलब इस कंपाउंड में आप इसको मिलाओगे, तभी आप किसी डीएनए फ्रेगमेंट को देख सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यूपीएससी पूछ सकता है कि यू कैन नॉट सी डीएनए इन नॉर्मल लाइट, व्हाई, राइट। तो इस तरीके का, मान लो इस तरीके की कोई भी यूपीएससी अच्छी स्टेटमेंट दे सकता है। और यूपीएससी मतलब अभी रिसेंट के अगर आप पेपर देखो तो यूपीएससी इसी तरीके की स्टेटमेंट आपको दे रहा है, इसी तरीके के क्वेश्चन डाल रहा है, बहुत ही वेग, जिसको आप अच्छे से हैंडल ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते, राइट। तो नेक्स्ट इसमें बताया है कि सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रॉस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। तो इसी स्टेप को कहते हैं एल्यूशन। जब आप मतलब जैसे ये सेपरेट हो गए यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स, इनको जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे यहाँ से, ठीक है, इनको जब आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, बाहर निकालोगे, उसी प्रोसेस को कहते हैं एल्यूशन। अगर आप इसको याद रख सकते हो प्रोसेस को तो ठीक है, अदरवाइज एक समझ जरूर क्रिएट करनी है कि ये मामला पूरा हो कैसे रहा है, राइट। तो हमने डीएनए को कट डाउन कर दिया, इसके छोटे छोटे पीस कर दिए, ठीक है, यहाँ से इनके छोटे छोटे पीस निकाल दिए। अब हमने बस लाइगेस एंजाइम के थ्रू उस डीएनए में इन फ्रेगमेंट्स को डालना है जहां कि हम चाहते हैं कि ये मेनली ऐड हो जाए, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया। हमने अब पूरा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया है, राइट। अभी तक हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए पूरे तरीके से तैयार कर दिया है, लैब में हमने डीएनए तैयार कर दिया है। अब हमें चाहिए कि ऐसे ही डीएनए, इसी डीएनए की हम नई नई कॉपीज, मतलब बहुत सारी कॉपीज बना सको। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमने डीएनए वैक्सीन बनानी है तो हमें उसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए, है ना, बहुत सारे लोगों में हमें ये वैक्सीन डालनी होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स। हमें पता है कि सेल में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मैंने आपको बताया, प्लाज्मिड हो गया, है ना, बैक्टीरियोफेजेज हो गया, ये आपके मेनली बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेज ये भी एक जीन तरीके एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं। और इनमें स्पेशलिटी ये होती है सर कि ये मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करते हैं। तो एक स्ट्रेटजी ये है कि भैया जो आपने ये नया जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, इस डीएनए को क्यों ना आप प्लाज्मिड्स में इंस्टॉल कर दो, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे ही। तो प्लाज्मिड नाम का जो ये ऑलरेडी फ्री फ्लोटिंग डीएनए होता है, अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें अंदर इंस्टॉल कर दें तो ये एकदम से फास्टली, बहुत ही रैपिडली ये ग्रो कर देगा। और इस तरीके के जो डीएनए हैं, जो आरडीएनए है, हम मतलब बहुत ही रैपिडली इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। बस यही प्रोसेस होता है। इनमें से कोई भी चीज आपने याद नहीं रखनी है। सिंपली यहाँ जो ये वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, ये याद रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जब आपने कोई ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया तो आप उस डीएनए को जब किसी एक होस्ट बैक्टीरिया में डाल रहे हो, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। एक और टर्म होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब किसी डीएनए से देखो आरएनए भी प्रोड्यूस होता है, राइट। डीएनए से क्या होता है कि एक एमआरएनए प्रोड्यूस होता है हर डीएनए से। ये एमआरएनए क्या करेगा कि डीएनए की एक कॉपी होगी, छोटी कॉपी होगी, छोटू डीएनए होगा, और इसी एमआरएनए का यूज करके आगे फिर प्रोटीन भी बनेगा। जब आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। इसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन से कंफ्यूज नहीं करना है। तो जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो तो मतलब डीएनए को किसी बैक्टीरिया में डालने की आप बात कर रहे हो, राइट। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा उतना काम का नहीं है, राइट। एंड यस, एक और यहाँ पे बात है कि
आपके जो डीएनए है, राइट, जो क्लोनिंग है जीन की, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, राइट, कि भैया हमने अभी तक इतना तो जान लिया है कि हम किसी भी डीएनए को कहीं पे भी डाल सकते हैं, और यूपीएससी यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है कि भैया क्या आप बैक्टीरिया या फिर वायरस की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एनिमल्स में या प्लांट में इंस्टॉल कर सकते हो? बिल्कुल सर, आप प्लांट में भी कर सकते हो, एनिमल्स में भी कर सकते हो। और डीएनए का यूज सर इतना होता है, डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज इतना है कि पहले आपका एक बैक्टीरिया हुआ करता था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसिस करके, ये आपने याद बिल्कुल नहीं रखना है, राइट। ये बैक्टीरिया क्या करता था कि आपका जो प्लांट सेल है उसमें ये ट्यूमर कॉज कर देता था। कैसे? ये एक डीएनए की सीक्वेंस छोड़ देता था उनमें, टीडीएनए करके डीएनए सीक्वेंस छोड़ देगा, और उससे यहाँ पे ट्यूमर कॉज हो जाएगा, एक मतलब ट्यूमर सेल्स यहाँ पे बन जाएगी, और आपका जो पौधा है, राइट, ये एकदम से फूल जाएगा, राइट। ट्यूमर सेल बनाने का इसको फायदा क्या मिलता था कि भैया ये पौधा अब वो सारे केमिकल प्रोड्यूस करने लगेगा जो कि इस बैक्टीरिया को चाहिए जिंदा रहने के लिए, इसलिए ये इस टीडीएनए को यहाँ पे इन्फ्यूज करता था। हमने इसका फायदा उठा लिया। हमने क्या किया, जो डीएनए, जो इसका टीडीएनए है, हमने इसको इनएक्टिवेट कर दिया, राइट, हमने इसको इनएक्टिवेट कर दिया, और जिस प्लाज्मिड के थ्रू, प्लाज्मिड मैंने बताया था, प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये बेसिकली कैरियर होते हैं जो जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, राइट, ये वेक्टर्स होते हैं, और इस टीडीएनए को इनएक्टिवेट कर दिया, जिससे कि ट्यूमर कॉज होता था, जिससे कैंसर कॉज होता था, इसको हमने इनएक्टिवेट कर दिया। लेकिन जो इसका प्लाज्मिड होता था उसका यूज हमने दूसरे वे में करना शुरू कर दिया। कैसे? हम अब इस प्लाज्मिड का यूज करके, इस एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड का यूज करके कोई भी दवाई, कोई भी अपनी जेनेटिक सीक्वेंस जो कि हमने लैब में क्रिएट की है उसको पौधे में डाल सकते हैं। तो देखो, नेचुरल प्रोसेसेस का भी हम यूज कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। बाकी का जो ये चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप ये पूरे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे गाइस। अपनी बिल्कुल अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और बताइए कि कैसे इन लेक्चर्स को और बेटर बनाया जा सकता है, राइट। आपकी जो भी फीडबैक रहती है वो वैल्यूएबल है। एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।